do some numerical electric field. Children, in last exercise we told about the electric field. Full chapter already, almost full chapter we have done, and we will go for some numericals. देखिए बेटा, पहला न्यूमेरिकल्स मैं लिखता हूँ. सपोज बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल देखें, बोर्ड में आया हुआ है इस तरह का न्यूमेरिकल. सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है और मैंने 3 कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू 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 रख दिया. ठीक है. सपोज इस पॉइंट पर मुझे निकालना है. सपोज ये पॉइंट कुछ मैं एक्स मान लेता हूँ. ठीक है. अब मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड, यहाँ पर मैं इसको हाफ कर लेता हूँ बेटा. चलो यहाँ कर दूँगा. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सपोज ये एक्स पे निकाल लेते हैं. ठीक है. अब इसका बहुत सिंपल तरीका है निकालने का. आंसर देखें बच्चों कैसे करेंगे. इसके कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे हम सीधे. तो बेटे एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर है, सपोज इसकी साइड ए है, इसकी साइड भी ए है, इसकी साइड भी ए है और इसकी साइड भी ए है. ठीक है. अगर इसकी साइड सबकी ए है तो मैं इसको दोबारा री डायग्राम बनाऊंगा. इसका कैसे बनाऊंगा देखिए आप ज़रा. मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ बना देता हूँ डायग्राम. ठीक है ना. ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, तो ये हो जाएगा बेटा a√2, बिकॉज स्क्वायर है ना, a√2. ठीक है. अब ये a√2 साफ लिख लीजिए, दिखेगा आपको a√2. अब देखिए आप ज़रा, ये क्यू बेसिकली सपोज यहाँ पर x पर निकालना है मुझे क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. वी हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सबसे पहले आपको टेस्ट चार्ज रखना ही पड़ता है. मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया. अब सोचिए, इस टेस्ट चार्ज को ये पर क्यू चार्ज जो है, मान लिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड से धक्का दे रहा है, बिकॉज ये जितना फोर्स ही लगाएगा उतना ही फोर्स ही लगाएगा. यहाँ Q0 रखा हुआ है और इस Q0 को मैं ऐसा कर देता हूँ, Q0, और यहाँ से ये वाला चार्ज भी इसको सेंट्रल फोर्स इधर को लगाएगा, यानी कि इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा कि नहीं होगा बताइए. तो हम बोल सकते हैं, सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये E2 है. मैं E1 और E2 का नेट निकाल सकता हूँ. कैसे निकालेंगे, वेक्टर लॉ. हमें पता है वेक्टर लॉ क्या होता है. अगर ये भी E हो, ये E1 है, ये E2 है, चूँकि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो इनका E नेट जो होगा वो होगा E√2. क्या होगा, E√2. अब E√2 क्या होगा, इट मीन्स ये E1 और E2 का, इट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2. मुझे बेटा कितना हो जाएगा बताइए. ई नेट जो आएगा, ई नेट मत लिखो, चाहे लिख दो E12, दोनों का निकाल दिया मैंने. ठीक है. ये हो जाएगा बेटा E√2 या 2√2E, ऐसे ही हो सकता है. इसे √2 ऐसे लिखा, और E होता है KQ/R². मैं बता चुका हूँ KQ, ये वाला चार्ज ले लूँ या ये वाला ले लूँ, Q/R². दोनों की डिस्टेंस, तो ये भी A है तो A² हो गई. इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरी. ठीक है. अब मुझे एक ये भी तो लग रहा है फील्ड, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरह से होगी. अब ये देखिए आप, ये वाला Q जो है ना, इस Q0 को इधर फोर्स लगाएगा. इन्हें मैंने मान लिया E3 का फोर्स लगा रहा है. E3 की फील्ड इधर को लग रही है, तो E3 मैं सेपरेटली अलग निकाल दूंगा. E3 मेरी जो होगी बेटा, वो होगी KQ ये वाला अपॉन R². इट इज़ द टेस्ट चार्ज. तो R² क्या हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर. ठीक है बेटा. इससे मैं बोल सकता हूँ कि K इधर लिख देता हूँ उसको मैं, KQ अपॉन 2a². ठीक है बेटा. ये आ गई E3, ये आ गई मेरी E3 आ गई, ये आ गया E3. अब देखिए E3 भी देरी को है. इधर देखिए आप ध्यान से, ये E नेट था, ये था E1, ये था E12. देखो E1 E2 का E12, और E3 भी इसी डायरेक्शन में, देखो ये भी देरी को है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आया है. इसे E3 बोल दिया. तो इसका नेट जो होगा वो नेट होगा E नेट ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू E12 प्लस E3. सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है
और सेम डायरेक्शन में ऐड करने का E12 कितना आया था बेटा मेरा, ये आया था √2 KQ/A² एंड प्लस KQ अपॉन 2A²। मैं इसमें से चाहूँ कॉमन ले सकता हूँ तो KQ कॉमन ले लो, अपॉन A² भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा √2 प्लस का 1/2। इट इज़ द आंसर, इट इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। और चाहे सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं, बट इसको और लिखना पड़ेगा न्यूटन पर कूलम, बिकॉज ई नेट यू हैव टू राइट डाउन न्यूटन पर कूलम। ओके, इट्स क्लियर टू यू, आई थिंक सो। ओके, ये क्लियर हो गया बेटा, KQ/A² √2, इसका आप एलसीएम भी ले सकते हो और ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, वेक्टर आप लगाएंगे तो वेक्टर से मैं बता चुका हूँ कि कुछ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती हैं वो इजी हो जाती हैं, तो आप इस तरह से इसको इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट करते हैं बेटा हम क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप ज़रा। सपोज मैं लिखता हूँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी। एक एक्सियल पे मैंने बताई थी, ई एक्सियल थी, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट डाइपोल बेटा क्या होता है कि ये एक्सियल इक्वेटोरियल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए, फील्ड निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मैं इसका भी आपको डेरिवेशन बता दूंगा, पहले आप देखें ये क्वेश्चन है तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल बोल सकते हैं हमें, आप डाइपोल ऑफ शॉर्ट डाइपोल डाल सकते हैं, एट अ डिस्टेंस डाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल डिस्टेंस, एट एक्सियल या एट एक्स एक्सिस डाल सकता हूँ मैं, एट अ डिस्टेंस डाल दो, एट अ डिस्टेंस। ठीक है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम मिड पॉइंट। अब देख ध्यान से सुनना, अब मिड पॉइंट बोल दिया मैंने। ठीक है, पॉइंट, ठीक है बेटा, पॉइंट हो जाएगा ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। ओके बेटा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज सॉरी फ्रॉम मिड पॉइंट, ये डाल दो, फ्रॉम मिड पॉइंट इज R डैश। ओके, then find the ratio of R to R डैश। ओके, तो देखो बेटा आपको सिंपल से क्या करना है, केवल ये देखना है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मैंने आपको प्रूफ कराया था कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्सियल जो होता है बेटा, याद कर लेंगे, एक्सियल हमने पढ़ा था कितना होता था यार, 1/4πε0 2p/r मैंने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में। इसे इक्वेशन और सिमिलरली यहाँ पे r चूँकि ये जो r डिस्टेंस थी बेटा, याद करो, ये -q और ये +q होता था और ये मिड पॉइंट से ही होती थी डिस्टेंस सारी। r याद कर लें, पूरे चैप्टर में जो r होगी बेटा वो हमेशा मिड पॉइंट से नापी जाएगी। इट मीन्स जहाँ ओरिजिन होगा वहाँ से मेजर की जाती है। इट इज़ द r इज़ द डिस्टेंस विच इज़ ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसलिए ये से बोलना था, तो ये कंफ्यूज मत हो ना, मिड पॉइंट क्यों बोल रहा है, मिड पॉइंट नापी ही जाती है ये। ठीक है बेटा, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। सिमिलरली ई इक्वेटोरियल क्या होगी, ई इक्वेटोरियल होगी बेटा इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r डैश क्यू, क्योंकि इसने r डैश दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा बताइए, 1/4π से 1/4π जाएगा, ये पूरे जाएगा, ε0 है ना दोनों, ये पूरे कैंसिल हो जाएगा बेटा, p से p उड़ जाएगा। अब देखिए आप ये बचा ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का मतलब हो जाएगा बेटा, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल की बात करें तो हो जाएगा बेटा मेरा कैसे आएगा बताइए,
ये हो जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब, तो हो सकता है ई एक्सियल, ये हो जाएगा बेटा, ये बचेगा यहाँ पर बचेगा आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब, ये मेरा आएगा आंसर। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ इक्वल, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये निकाल दिया, यहाँ डाल दो फाइंड द रेशियो ऑफ आर एंड आर इफ, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन, इफ बोथ आर इक्वल ऐसे कर लेंगे। तो इसको ये डिवाइड नहीं करूँगा फिर मैं बेटा, चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसको, देखें आप ज़रा, ठीक है। बेसिकली क्या है, मैंने मान लिया कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर एक्सियल बनाता है, उतना ही इक्वेटोरियल लाइन पर, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है बेटा, पता ही होगी आपको, उतना ही फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की आर डैश पे बनता है। तो ये जब दोनों बराबर हो जाएं तो इसने पूछा कि आर और आर डैश में क्या रेशियो होगा। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि ये फ्रेम सही नहीं हो पा रहा क्वेश्चन, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस, अ वेरी इजी क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू फ्रेम फॉर यू, तो इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन यू कैन से। तो इनमें अगर इक्वेट कर दूं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, यानी कि ये आर पर और इसकी, यानी कि आर और आर डैश जब इक्वल होंगे तब कितना होगा, तो इक्वेट कर देंगे, इसको इक्वेट करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, जब इक्वेट करूँगा तो 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर डैश क्यूब, ठीक है। ये इससे कैंसिल होगा, p से p कैंसिल होगा, तो बचेगा बेटा मेरा किसका रेशियो पूछा है, आर टू आर डैश, आर इधर आ जाएगा तो आर, इसे लिख सकते हैं बेटा आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इक्वल हो जाएगा 2k, तो हो जाएगा बेटा आर अपॉन, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, इधर लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 की बार 1/3 अपॉन 1, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। थोड़ा ध्यान से करेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए इसे रब कर देता हूँ मैं, ये हमें क्लियर हो गया बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, यानी कि बोला कि एक्सियल लाइन पर आर डिस्टेंस चलें और इक्वेटोरियल पर आर डैश चलें तो वहाँ पर दोनों बराबर फील्ड होती है, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, आई गॉट द आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए आप ज़रा, नेक्स्ट देखेंगे अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाता हूँ, सपोज ऐसा समझते हैं, देखिए ध्यान से सुने, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विस्पेस्ड एंड ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ऑन सेम साइड, सेम डायरेक्शन, ठीक है, मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन। ये मैंने मान लिया, इसमें मैंने क्या किया, एक तो मैंने इलेक्ट्रॉन फेंका, एक क्या फेंका, इलेक्ट्रॉन, और एक मैंने फेंक दिया सपोज करो न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन फेंक दिया, चलिए प्रोटॉन फेंक देते हैं, प्रोटॉन फेंक दिया मैंने इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इस साइड में होगी, देखिए इस साइड में ये डी एक्सेलरेट होगा, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेलरेट होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर पॉजिटिव माना जाता है, इधर पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हमेशा प्लस से करता है बेटा, माइनस की तरफ को, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है उधर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, तो ये पॉजिटिव, ये प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, दोनों क्या होंगे, दोनों का एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग होगा, इसमें एक दोनों के रेशियो निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द फाइंड द रेशियो, मैंने क्वेश्चन बना दिया, दोनों को फेंका है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है, बोथ द पार्टिकल्स। देखिए अब अगर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हमें पता है कि अगर मैं दोनों का एक्सेलरेशन निकालूं तो इसमें अगर मैं ए किसका निकालूं, इलेक्ट्रॉन का निकालूं, किसका निकालूं, इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो होता है हमेशा क्यू ई के बराबर होता है, हमें पता है ये तो, और क्यू ई होता है ये बेटा ये, और एफ होता है एम ए के बराबर, तो इट मीन्स ए हो जाएगा क्यू ई बाई एम, ठीक है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में, इट इज़ द जनरल फार्मूला, आई कैन यूज़ दिस बिकॉज मुझे दोनों के बारे में पता है। अब देखें कैसे करेंगे देखिए मैंने बोला बेटा सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम दिया है, तो ए मैंने निकाल दिया इसका क्या, इलेक्ट्रॉन का, ए इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या आएगा, ए इलेक्ट्रॉन आएगा, बोलिए क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई अपॉन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ए प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो हो जाएगा क्यू ऑफ प्रोटॉन ई अपॉन एम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखें क्या होने वाला है बेटा,
ई से ई उड़ जाएगा और क्यू ई से क्यू पी उड़ जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि क्यू ई जो होता है बेटा इज इक्वल टू क्यू पी होता है, जितना प्रोटॉन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, बस इसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, इसका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और इसका होता है पॉजिटिव। दोनों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ये हमें सबको पता है, इसलिए क्यू ई कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा ए ई अपॉन ए पी, ए ई अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा एम पी अपॉन, ये ऊपर आ जाएगा बेटा, ये नीचे आ जाएगा, तो एम पी अपॉन एम ई। इट मीन्स आप बोलोगे कि ए ई इज टू ए पी इज इक्वल टू होगा एम ऑफ प्रोटॉन इज टू एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लें आप, इसका मतलब ये हो गया कि जिसका, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, इसका मतलब ये हुआ देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मास कम होता है और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन से ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे भी आप कॉपी कर लें। अब मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ बेटा, देखें आप ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसे रब कर दिया बेटा, ठीक है, इसे रब कर दिया मैंने। अब ये आपको पता चल रहा होगा किस तरह से करते हैं हम क्वेश्चन को, देखते जाएँ आप लोग, ठीक है बेटा। तो देखें आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज करो मैंने क्वेश्चन और लिखा, मैंने मान लिया मेरे पास सपोज ये बहुत अच्छे से ध्यान से करना, मैंने 3 तरह की डेंसिटी बताई थी। लैम्डा होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ और दूसरी होती थी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये बताया डी क्यू अपॉन डी एल, याद करो, बताया था बेटा मैंने पिछले चैप्टर में ये सबसे पहले फोर्स में ही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बताई थी मैंने, ये बताई डी क्यू अपॉन डी एस या डी ए, और रो होती थी डी क्यू अपॉन डी वी। हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके न्यूमेरिकल को फेस करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड के एक न्यूमेरिकल के बारे में, इसके बारे में बात करता हूँ। देखें आप कैसे आया बोर्ड में क्वेश्चन, ये वाला भी देखें आप ज़रा, देखें बोर्ड के क्वेश्चन की बात करें तो और देखें आप ज़रा। सपोज़ करो मैंने एक क्वेश्चन ये फ्रेम किया इस तरह का, बस थोड़ी वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझें। मैंने क्या करा, मेरे पास ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, और मैंने मान लिया ये मेरे पास 64 हैं, कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 64 नंबर में मेरे पास ड्रॉपलेट हैं और एक ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूँ, ये स्मॉल ड्रॉपलेट है ये वाली, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान ली है और इसका हर एक का चार्ज मैंने क्यू मान लिया, यानी कि ड्रॉपलेट पर चार्ज मैंने क्यू दे दिया। अब मैंने क्या किया, इनको कंबाइन किया, क्या करा, कंबाइन, ठीक है, कंबाइन कर देता हूँ मैं। जब कंबाइन किया तो मैंने बहुत बड़ी ड्रॉप बना दी, तो उसका रेडियस मैंने आर दे दिया और उसका चार्ज मैंने क्यू दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये स्मॉल और बिग जो ड्रॉप बनी हैं इनके बीच में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज सरफेस पे डिसाइड करेगा, उसका रेशियो क्या होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। बेटा ध्यान देंगे इस बात को। अब देखो मैं कैसे सोल्यूशन करता हूँ, बहुत इजी करके, बहुत इजी तरीका बताऊंगा इसका। देखें आप ज़रा फिर से सुन लें। मेरे पास मैंने बहुत सारी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, सपोज दीज आर 64, ये कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो कहता है कि हर एक ड्रॉपलेट का एक चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, उन्हें कंबाइन किया, मैंने बड़ी ड्रॉप बनाई जिसका रेडियस कैपिटल आर था और चार्ज कैपिटल क्यू हो गया। तो हमें निकालना है इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रेशियो होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे निकालूंगा मैं इसको, बहुत सिंपल तरीका देखिए आप। आपको केवल जो पूछा है तो पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने बताई थी अभी, सिग्मा होती है, चलिए स्मॉल के लिए देख लें। सिग्मा जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, याद कर लेंगे वही डी एस अपॉन डी क्यू, सॉरी ये था डी क्यू अपॉन डी एस, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। तो देखें आप कैसे निकालेंगे। मैंने पहले छोटे की निकाली, कितनी होती, स्मॉल ड्रॉप की, ये स्मॉल ड्रॉप ले ली मैंने। चार्ज कितना है बताइए इसमें, चार्ज मैंने मान लिया एक का जो है ना वो है बेटा कितना, क्यू, देख लो छोटे का है ना, और इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है बेटा, ये समझ में आया होगा आपको, है ना। तो मैंने क्या बताया बताइए, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया कि मैंने दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करी,
तो मैंने दोनों को अलग अलग पहले स्मॉल के लिए बात करी, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4πr²। सिमिलरली मैंने बड़े की बात करी, बिग, ये बिग ले लिया मैंने, इसका क्यू है अपॉन 4πr² है। ठीक है, अब दोनों आप रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों डिवाइड कर देता हूँ बेटा मैं इसको चलिए इधर लिख देता हूँ। तो सिग्मा एस अपॉन सिग्मा बी इक्वल, जब इसे डिवाइड करूँगा बेटा तो ये 4π से 4π उड़ाएगा तो हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू। देखते ना, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ बेटा, समझें आप ज़रा बात को। न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छे करने पड़ेंगे, ये समझ लें आप। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल को समझना पड़ेगा किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। तो क्यू अपॉन क्यू इंटू r² अपॉन r²। अब मैं इसको और चेंज करूँ, सुने आप ज़रा। जब हर एक पे चार्ज क्यू था, ठीक है, हर एक पे चार्ज क्यू था, ठीक है, तो मैंने बोला कि इनकी जो नंबर्स है ना, ये n नंबर्स होते, सपोज करो n नंबर से भी मान लेता हूँ, है तो 64, अगर ये n नंबर्स होते तो यहाँ पर इसका चार्ज हो जाता, इसका चार्ज हो जाता क्यू अपॉन एन क्यू, क्योंकि एक का n टाइम्स, यानी कि एक ड्रॉपलेट्स का 64 टाइम्स। एंड में 64 रख दूंगा। पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है कि n की जगह ये प्लेस कर दे करेंगे जब भी करना होगा। अब देखिए अब r² और r, अब इन दोनों के में रिलेट करना पड़ेगा। इसके इसमें r में रिलेट करने का तरीका देखें आप। मैं बोल सकता हूँ कि छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 4/3πr³, ठीक है, कि अगर n मॉलिक्यूल मिला दूँ, क्या वो बड़ी ड्रॉप के बराबर हो जाएंगे वॉल्यूम के? 4/3πr³ के हो जाएंगे बेटा, 4/3πr³ के बराबर हो जाएंगे। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई काट दिया, तो मेरा बचेगा क्या? nr³ इज इक्वल टू r³। सिंपल सी बात है। तो मैं इससे अब क्या करूँ, इससे मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसकी मैं क्या निकालता हूँ, n की पावर 1/3 इंटू r इज इक्वल टू r। तो r ये आ गया, मैं r की जगह ये प्लेस कर दूंगा मैं सीधा। तो इंटू यहाँ कर रहा हूँ, देखें आप ज़रा, यहाँ देखते जाएँ बेटा, ये देखें इंटू r² तो ऐसे ही रखा मैंने r²। अब इससे क्या करूँ बेटा मैं, r² अपॉन r², ये हो जाएगा r² ऊपर आ जाएगा, r² नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो होगा, r² ऊपर आ जाएगा, r² नीचे आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे अब डालनी है वैल्यूज़। तो क्या करूँ, कैपिटल R की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, कैपिटल R की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो आ जाएगा ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ। देखते हैं, तो स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा n की पावर 2/3 इंटू r²। देखिए आप, इसका r² कर रहे हो मैं, अपॉन r², इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब q से q उड़ा दूँ तो मेरा कितना है बेटा, n की पावर 2/3 अपॉन n। इसे मैं थोड़ा इधर ले जाता हूँ, तो बेटा क्या बचेगा, देखें n की पावर 2/3 अपॉन n, इसे नीचे ले जाओ तो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 1 माइनस का 1/3, 2/3 1/3 बचेगा। इसका मतलब जाएगा 1 अपॉन n की पावर 1/3 बचा। n कितने थे, 64 थे मेरे पास, 64 लगा दिया और की पावर मैंने लिख दिया बेटा 1/3। तो मेरा ये आंसर आएगा, आंसर मेरा कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन 4 4 जा 16 4 जा 32 4 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 4 जा 16 4 जा 64। तो इसका रेशियो होगा 1:4, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो जो होगा वो कितना होगा बच्चों, इतना हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आराम से आपको कॉपी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, आप कॉपी कर लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखते जाएं आप क्वेश्चंस में। तो देखिए आप ज़रा, इसे मैं रब करता हूँ, देखें आप ज़रा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता होना चाहिए कि नंबर जब ड्रॉपलेट्स मिलाई जाती हैं तो चार्ज पर किस तरह से डील करना होता है, वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है। मैं और एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखें आप ज़रा, और देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चलिए एक काम करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है बेटा मैंने एक, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, हमने पहले एक क्वेश्चन देखे, हमने 11th में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में क्या होता था कि जब किसी बॉडी को, ध्यान से सुनते रहना बेटा तभी क्वेश्चन बनेगा, जब मैं किसी बॉडी को फेंकता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से फेंकता हूँ, ऑब्लिकली फेंकते हैं सपोज, या हॉरिजॉन्टली हाइट से फेंकते हैं, बात एक ही है। तो क्या होता है बेटा, इसमें जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, याद है, और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जी हमेशा नीचे को डाउनवर्ड काम कर रही होती है, इसलिए इसकी जी के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, लेकिन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट कंटिन्यू रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने 11 में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो थोड़ा सा ये मैं लॉजिक लगा के क्वेश्चन करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है, ध्यान से सुने आप जरा। सपोज करो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम समझ लेंगे आप। मेरे पास ये XY प्लेन है, मेरे पास क्या है बेटा, XY प्लेन, ठीक है बेटा। ये सेंटर ओरिजिन है, यहाँ पर मैंने एक मास रखा है, वो रखा है 10⁻³ kg का इस सेंटर पर, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बेटा।
और देखो सबके लिए आ रही है, नहीं आ रही है, आ तो रही है। ओके, m आ गया बेटा 10⁻³ kg का। और मैंने बोला इसका चार्ज जो है, इस वाले चार्ज का, यहाँ पे एक चार्ज तो ये है, मास तो ये है, और चार्ज सपोज मैंने ले लिया 10⁻6 मान लो, चलो ठीक है, कुछ भी वैल्यू तो मैं ऐसी चेंज कर सकता हूँ, नहीं ठीक है, आपको समझने का है बस, बल्कि -6 ले लो कि स्मॉल हो जाएगा चार्ज, बड़ा चार्ज नहीं ले रहे हैं हम, मास कम है तो चार्ज भी कम ही होगा इस पर, सरफेस है ना। अब मैंने क्या किया बेटा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे दिया, ध्यान से सुनते रहना बस, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन दे दिया ऐसे करके, इट इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुने आप, ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो बहुत लंबे पड़ेंगे, बस जो मुझे पता है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ ऐसे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये समझना, सब इक्वी स्पेस्ड हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐसे 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 भाग रही है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया वाई डायरेक्शन में, ई वाई जो दिया है मैंने वो दे दिया, सपोज करो 10⁻, कितना दे सकते हैं, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, 10⁻³ मान लो, चलो 10⁻³ हो जाएगा 4 6 10⁻³, ठीक है, न्यूटन पर कूलम सपोज करो, मैंने इधर को दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे करके यहाँ से एक पार्टिकल फेंका मैंने, एक्स डायरेक्शन में पीछे से कोई पार्टिकल फेंका ऐसे करके, वो मैंने मान लिया वी एक्स डायरेक्शन में, मैंने बोल दिया सपोज करो, उसकी स्पीड भी मान सकते हैं हम, ऐसे फेंकूंगा, क्रॉस द फील्ड बोल रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे ऐसे फेंक रहा हूँ, है ना, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, सपोज मान लो 10 मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड मान ली उसकी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है कि इसका नेट वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमें निकालना है कि व्हाट विल बी, व्हाट, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट विल बी नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर कितने टाइम ले लो, आफ्टर 10 सेकेंड मान लो, आफ्टर 10 मान लो, चलो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखें अब 10 सेकंड में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको बताया था बेटा कि जब मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ से फेंकूंगा ऐसे करके, है ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब दिया है तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो आप समझें, आप ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और ये इस तरह से पैराबोलिक होता जाएगा, पैराबोलिक होता जाएगा, और ये यहाँ से स्ट्रेट चला जाएगा क्योंकि यहाँ फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पॉइंट से डिस्प्लेस होगा इस तरह से, यानी वाई डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन एक्स पर नहीं आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये हो गई और यहाँ तो कांस्टेंट स्पीड रहनी है इसकी। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें दोनों कंपोनेंट के लिए फील्ड निकालना है। फिर से समझें आप, जब मैं यहाँ से चार्ज पार्टिकल फेंकूंगा, चूंकि प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज उधर को लेके जाएगा, तो मुझे ये निकालना है। तो मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहना चाहिए अब ये, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE होता है। F इक्वल टू क्या होता है बेटा, QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर को होता है शुरू में, तो F इक्वल टू QE। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रब कर दिया, सॉरी मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब देखें ज़रा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले को देखेंगे वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही को होगा, इधर फोर्स लग रहा है, इधर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इधर कांस्टेंट है क्योंकि पैराबोलिक पाथ हमने पढ़ रखा है, तो मैं इधर का निकाल रहा हूँ। इस पर F लगेगा QE के, F लगेगा QE, F इक्वल टू MA होता है। एक्सेलरेशन निकालना है बेटा इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं इस वाले में, एक्स डायरेक्शन में, अरे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। इधर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में 0, इधर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो MA इक्वल टू QE, MA इक्वल टू QE। अब देखें M कितना है, M दिया है 10⁻⁻3, A मुझे पता नहीं है, Q कितना दिया था 10⁻�6, ठीक है बेटा। और मैंने फील्ड इसीलिए 3 दिया था कि ये कैंसिल हो जाए बेटा, इसलिए मैंने इजी बनाया है। वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं क्वेश्चन की, उस पर डिपेंड नहीं रहना है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ तो 10⁻3 यहाँ जाएगा, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻3 ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे। ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1, इसका मतलब मेरी A की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। A इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा और आई कर लेता हूँ उसके में, अब आया होगा, दिखता होगा ना, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिख रहा है इधर को थोड़ा सा, अब दिखेगा, ठीक है। A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन इसका पता चल गया, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब देखिए, मैं ये कहता है कि मुझे निकालनी क्या है कि इसकी 10 सेकंड बाद
इधर देखें क्या होगी वेलोसिटी, तो देखें आप, मैंने वी वाई निकाली, वी वाई हो जाएगी यू वाई प्लस का ए वाई टी। बिल्कुल सिंपल, 11th के भी आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो। आपको ये नहीं है कि 11th की चीज़ें नहीं याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में 11th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो इसलिए थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे। मैं यहाँ सब बता रहा हूँ आपको। तो वी वाई निकालना है इस डायरेक्शन में, वाई वाई, तो वी वाई होगी बेटा यू वाई 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में फेंकी है, वाई में तो है नहीं, और प्लस का ए वाई। अब ए वाई क्या मतलब हुआ, ए वाई के मैं निकाल चुका हूँ 1, कितना जाएगा बेटा 1, और टी कितना है, सॉरी 1, ये जाएगा 1 इंटू टी है 10, तो वी वाई कितना आ गया बेटा 10 आ गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मुझे वी वाई, अब देखें वी एक्स की बात करें तो वी एक्स तो हमेशा 10 ही रहेगी, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है 0, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंदर, और इसमें हमेशा याद कर लो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका जाएगा तो वो हमेशा प्रोजेक्टाइल पाथ शो करेगा ऑलवेज। तो प्रोजेक्टाइल पाथ में आपको पता करना हो करेगा कि अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका है, चार्ज पार्टिकल में फेंका है, तो इसका मतलब ये इसमें एक कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी वो तो 0 होगा इसके अंदर एक्सेलरेशन, तो इसलिए मैंने वी एक्स लगा दिया। अब मुझे इसका नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, जब दो वेक्टर पता हो, वी एक्स पता हो, वी वाई पता हो, वी एक्स पता है और वी वाई पता है, तो हमें वी नेट निकालने में बहुत सारा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर, तो जाएगा बेटा कितना अंडर रूट 10 10 100 प्लस 100, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 100 200, तो 200 का मतलब जाएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल, इट्स द आंसर। आराम से आप कॉपी करें, समझें इसको, एक बार देखें, रिकैप करें, और आपको समझने पड़ेंगे तो और अच्छी फिजिक्स होगी आपकी बेटा। ये क्लियर हो गया, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ बेटा, ये मैं रब कर देता हूँ इस क्वेश्चन पर, ठीक है, ये भी आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया आपको। और देखें आप ज़रा, और क्वेश्चन देखिए आप ज़रा। सपोज मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकते हैं, सही दिख रहे हैं आपको, सही है। देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया बेटा, इस बार यहाँ पर मैंने एक चार्ज कैपिटल क्यू लिया और एक माइनस क्यू लिया। अब तो आपको समझना होगा डायपोल बन गया है, तो मैंने बताया था अब डायपोल क्या होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। और बेटा डायपोल वही अच्छा होगा जो जितना शॉर्ट होगा, जितनी इसकी लेंथ कम होगी उतना ही डायपोल अच्छा है, ठीक है बेटा। तो डायपोल लेंथ कम होने से हमारा डायपोल अच्छा इफेक्ट दे सकता है। तो ये मेरा ओ आ गया, ये क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। अब मैं बेटा बोल सकता हूँ कि अगर मैंने बोला कि इसके सेंटर पर मुझे निकालना फाइंड, मैंने क्वेश्चन बोल दिया, ऐसे बना सकते हैं, वन कॉलम माइनस हो जाएगा प्लस हो, चलो कैसे, चलिए ऐसे कर लेते हैं, ओके। चलिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। अब ओरिजिन पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फोर्स भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, फोर्स भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फोर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस क्यू का फर्क होता है। अगर मैं क्यू को बराबर 1 कर दूँ तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो ई एफ बराबर होगा, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, मैंने बताया था आपको। तो अब देखिए आप ज़रा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने बताया था जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, सोल्यूशन देखें इसका आप, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सबसे पहले क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। सपोज करो ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, तो देखिए पहले ये वाला भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाएगा, E1 मैंने मान लिया, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इस Q0 को धक्का देगा, है ना, तो E1 निकाल लिया। E1 भी मेरे क्या हो, इस डायरेक्शन में होगा, E1 हो जाएगा KQ, ये वाला चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। अब दूसरा देखें आप, मैं E2 निकालूँ, मैं क्या निकालूँ, E2 निकालूँ। अगर मैं E2 निकालता हूँ तो E2 ये वाला फोर्स लगाएगा इस पर, ये क्या करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा अंदर, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू द नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स ये पॉइंट चार्ज में बता चुका हूँ, पॉइंट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू, साइन नहीं लेते हैं जितनी वेक्टर क्वांटिटी हैं, अपॉन ए स्क्वायर। दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 भी सेम डायरेक्शन में, E2 भी सेम डायरेक्शन में, इसलिए ई नेट हो जाएगा बेटा कितना, ई नेट ऐड कर देंगे तो 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसे भी रब कर देता हूँ बेटा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी आपसे, कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें आप ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैथ्स पे जाना पड़ेगा। सुनिए आप बेटा, एक ध्यान देंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी ध्यान देने का है कि अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा याद करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ है लेकिन आपको याद आनी चाहिए बेटा। मैंने मान लिया
यहाँ पर, ठीक है, एक होती है, ऐसे याद कर लें, एक होती है जीपी। जीपी इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे कुछ वैल्यू ऐसी दी होती है, जैसे मैंने बोला 1, ठीक है, 1 2 देन 4, 2 2 4 8, ठीक है, 16 एंड सो ऑन। आप एक चीज़ देखिए, इसमें कॉमन अगर डिवाइड करूँगा तो देखो क्या आएगा 2, डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2, डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2, डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2। ये पहचान है इसकी। अगर ऐसे चार्ज रख दूँ, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। इस तरह सीक्वेंस में चार्ज दिए हों तो आप आराम से इसका फील्ड निकाल सकते हो, आप आराम से इसका फील्ड निकाल सकते हो। उसी तरह का क्वेश्चन देखें कैसे निकाल। तो इसमें निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, याद कर लें, इसको बोलते हैं पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। बेटा मैं बता दूं आपको, थोड़ा ये बायो वाले के लिए ये याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बेसिकली मैथमेटिक्स वाले सब जानते हैं इसको, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इसी मारे बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एक जनरल फार्मूला बना दूँ, जनरल फार्मूला देखें आप बना लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, अगर मान लो पहली टर्म ए होती, मैं एक जनरल फार्मूला सबके लिए बना कर दे रहा हूँ, ए अगर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर एन, चलिए छोड़ दो, बस ऐसे मान लो, ए आर स्क्वायर, ए आर टू बार, बेसिकली ए आर टू बार एन माइनस 1 होता है। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर मैं इसे डिवाइड करूँ क्या आएगा आर, इसे डिवाइड करूँ तो आर, और ले लो ए आर क्यूब ले लो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, और इन्फिनिटी तक चलें, कहाँ से चले, इन्फिनिटी तक। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, जो सम होता है इनका सबका, सम होता है एस जो होता है बेटा, वो होता है ए अपॉन 1 माइनस का आर। अभी आप इसे याद करो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको समझना है, करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है पूरी फिजिक्स। तो देखो मैंने इसे रब कर दिया, ये आपने क्लियर हो गया। एस क्या है, सारे इन सीरीज़ के सम है, ए इसकी फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, इससे इसे डिवाइड करने के बाद जो आएंगी वैल्यूज, इसे डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करो आर आएगा, ए आर से ए आर स्क्वायर को डिवाइड करो आर आएगा, इससे इसको डिवाइड करो आर आएगा। तो वो वाला आ रहा है, यानी रेशियो है, ये क्या है, इसे रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो देखें अब कैसे निकालने वाला हूँ मैंने इसे रब कर दिया। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, इसका सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए बा, मैंने मान लिया मेरे पास ये ओरिजिन है बेटा, मेरे पास क्या है, ये ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन। अब मैंने क्या करा, ये मैंने 1 मीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया। सपोज करो यहाँ पर रखा है मैंने 1, मैंने एक चार्ज रख दिया 1 डिस्टेंस, यानी 1 मीटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है। फिर मैंने 1 पर रख दिया, 2 पर रख दिया मैंने बेटा, फिर क्यू, फिर मैंने रख दिया 1 2 2 4, 4 पर रख दिया मैंने, मान लिया क्यू, ये 4 पर है, ठीक है बेटा, क्या रख दिया 4, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 4। फिर मैंने 8 पर रख दिया, सपोज करो क्यू रख दिया 8 पर, एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक रख दिए मैंने चार्जेस, ये क्यू रख दिए, पहले रखा 1 पर, फिर 2 पर, फिर 4 पर। अब देखो आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोचना चाहिए, अरे ये तो एक चार्ज बहुत सारे रखे हैं इन्फिनिटी तक, इससे इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, इससे इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, ये मीटर है, एक्स एक्सिस मान लो, इससे डिवाइड करो तो 2, यानी कि ये तो वही इस तरह लग रही है, ये वाला फॉर्म लग रहा है जीपी वाला। तो आप क्या करेंगे, मैंने कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट ओ। देखिए अब कैसे निकालेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पर निकालना, तो आंसर देखें कैसे करेंगे, मैं बता चुका हूँ। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सबसे पहले क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो अब आप क्या करें, ओ पर सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें। मैंने यहाँ रख दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये रख दिया टेस्ट चार्ज, ये रख दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बाहर को लगाएगा, देखिए क्योंकि पॉजिटिव धक्का देगा, ये वाला भी इसको धक्का देगा, ये वाला भी इसको धक्का देगा, ये वाला भी इसको धक्का देगा। इट मीन इसका नेट फील्ड इधर को जाएगा, इधर ये क्यू नॉट इधर भागने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैंने मान लिया E1 निकाल लिया, E1 मान लिया, इसका E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, इसका E4 है, एंड सो ऑन। तो बस मैंने ऐड कर दिया। ई नेट जो होगा वो क्या होगा, देखें आप, ई नेट हो जाएगा K, इस बार निकालना, देखिए आप Q, ये वाला Q अपॉन R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस K Q ये वाले का अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस K Q अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस K Q अपॉन 8 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें कॉमन क्या है बेटा, K Q कॉमन है। देखिए अब बहुत सिंपल है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन 1 मतलब 1, ये 1/4, तो 1 से इसे डिवाइड करो क्या आएगा 4,
देखो ये 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 से 4 का डिवाइड हो 4, ये 16, ये 4 4 4 16, ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 8 8 64, 16 4 64, यानी सब जगह 4 आ रहा है। तो इसका रेशियो जो आया 4 आया, कितना आया 4 आया। और फर्स्ट टर्म ये हो गई। तो मैंने बताया था सम क्या लगाते हैं, सम जो होता है बेटा के क्यू तो ऐसे ही रहेगा, सम हो जाएगा ए, मैंने लिखा था सम जो था ए, फर्स्ट टर्म आई थी और 1 माइनस आर लिखा था मैंने, ठीक है, क्या लिखा था 1 माइनस आर। तो देखें आप, तो ए हो जाएगा इसका 1/1², ये ए होगा, ये वाला क्या आएगा ए, फर्स्ट टर्म है ये 1 आएगा अपॉन 1। आर कितना है देखो, इससे डिवाइड करो क्या आएगा, इसे क्या डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 1 तो 1/4 आएगा। देखो जरा, अगर मैं 1/1 से डिवाइड करूँ 1/4 को, 1/4 को तो 1/4 आएगा, 1/4 से डिवाइड करूँ 1/16 को तो 1/4 आएगा। तो इसका जो रेशियो होगा, इस वाली टर्म से इसको डिवाइड करो, इसको इस वाली टर्म से इसको डिवाइड करो, इस वाली टर्म से इसको डिवाइड करो, सेम आना चाहिए। तो सब सब जगह 4 आ रहा है 1/4, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा के क्यू, ये हो जाएगा 4 1 4, तो हो जाएगा 1/3/4, 3/4 ऊपर आ जाएगा बेटा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा 4/3 इंटू के क्यू तो पता ही है 9 इंटू 10⁻9, और क्यू है तो 3 3 9 और 4 3 12, क्यू इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा। इसे आराम से आप कॉपी करें, बहुत आराम से समझें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप आराम से कर पाए, मैं समझता हूँ, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला था और हम फॉर्मूले की वजह से किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती हैं, तो वो ये फार्मूला था, वो आपको याद रखना चाहिए। मैथ्स वाले सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। चलिए मैं इसे रब करता हूँ बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखिए और ज़रा एक क्वेश्चन और देखें ज़रा। सपोज करो मैंने बोला मेरे पास एक चार्ज है Q, ध्यान से सुनते रहे, मेरे पास एक चार्ज Q है। अब मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इसकी क्या पोजीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, देखिए ज़रा। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस चार्ज को मुझे हवा में, एयर में, इसे बिना सपोर्ट के इसे इक्विलिब्रियम में रखना है। सपोज करो, ध्यान से सुनो, एयर में मैंने मान लिया ये मेरे पास चार्ज पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। तो सोचे ज़रा, रोकने के लिए इसका mg तो नीचे काम करेगा, इसका mg तो नीचे काम करेगा। जब नीचे काम करेगा तो इसका मतलब ये एक फोर्स ऊपर भी चाहिए जो इसे रोक दे। तो बस बहुत सिंपल तरीका है, कभी भी किसी चार्ज को रोकना पड़ जाए, पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज है Q, चलिए मैं इस क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको तो भी सही रहेगा। देखिए लिखते हैं, अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, मैं लिख देता हूँ, अ चार्ज particle is kept in equilibrium, ठीक है बेटा। a charge particle is kept in equilibrium, ठीक है, in the electric field, प्लेट, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब, प्लेट की बात कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स को, दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स्ड, क्या कर दी मैंने, रिवर्स। बहुत सिंपल है, देखिए आप, रिवर्स्ड, तब क्या होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, बस सिंपल, ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए आप, बहुत सिंपल तरीका। देखिए आपको केवल क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते रहना। देखिए 2 मिनट में निकाल दूंगा इस क्वेश्चन में। देखिए आप, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक चार्ज Q ले लिया, ठीक है बेटा। ये Q में चूँकि हमें बताया कि हमेशा मास जो है बिना चार्ज के रह सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। इस चार्ज में एक मास भी होगा, तो मास होगा तो इसमें mg नीचे काम करेगा, ठीक है, और ये तो गिर जाएगा इसे, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर को पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूँ, इस प्लेट पर इधर दे दूँ नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म, ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E इक्वल होता है F/Q, यानी कि F इक्वल टू QE होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज होगा तो एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इधर को, ये मैंने F मान लिया है, ठीक है बेटा। अब ये रोकना है तो ये बराबर होना चाहिए, तो F इक्वल टू mg हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो F इक्वल टू ma होता है, F इक्वल टू ma होता है, तो ma इज इक्वल टू mg भी हो सकती है, पहली इक्वेशन बना दी मैंने।
अब वो कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो बहुत सिंपल सा, फिर के देखें आप ज़रा, मैं इसको यहीं बना देता हूँ बेटा, देखें आप, चलिए यहीं बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अब रिवर्स कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस कर दिया, जो चार्ज पार्टिकल एज इट इज था। अब देखिए एम जी नीचे काम करेगा, अब इसमें ई भी तो नीचे आ गया भाई, इट मीन्स एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, क्यू ई सॉरी ये वाला एफ हो गया नहीं बेटे, ये एफ ई क्यू ई हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को हो गया, प्लस एम जी एफ नेट हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी। ये नेट एफ इजिकल टू लिख दिया मैंने एम ए नेट है, क्यू ई की जगह मैं डाल सकता हूँ क्यू ई, ये एम जी है और एफ सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये एफ क्यू ई आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि ना एफ इजिकल क्यू ई लगेगा ना, क्यू ई क्या आएगा क्यू ई, अरे एफ इजिकल क्यू ई तो होगा, ये वाला देखो जरा मैंने एम में डाल दिया, वो बिना फील्ड होता तब एम में डालते ना, ठीक है, नेट निकालने के लिए। तो देखें अब ज़रा क्यू ई प्लस एम जी, क्या क्यू ई की जगह मैं एम जी डाल दूँ यहाँ पर, तो इसे एम जी लिख दूँ प्लस का एम जी लिख दूँ, मैं बोलूँ एफ नेट है ये, तो ए एम तो बेसिकली वही है, तो ये जगह 2mg, तो ए एम एम सारे कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेके, तो बचेगा ए इज इक्वल टू 2g। यानी कि अब याद कर लें, जो बॉडी यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन ए था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से था इसका एक्सेलरेशन उस टाइम मैंने मान लिया, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे स्टिक करेगी नीचे, यानी कि ये टकराएगी नीचे आगे, बहुत स्पीड से टकराएगी, कितनी, जितना एक्सेलरेशन ऊपर जाने का था उससे डबल एक्सेलरेशन से नीचे टकरा जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन डबल हो गया, इट इज़ डबल, ठीक है, याद कर लेंगे बेटा इसको भी, इसे भी आराम से आप कॉपी करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत टफ बात तो थी नहीं बेटा जो आप नहीं कर पाएँ। चलिए देखिए, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वीडियो डालता रहूँगा, है ना, आप देखते जाएँ, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आप मोदी स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और देखेंगे बेटा, मैंने बोल दिया, सपोज करो मैंने ये एक क्वेश्चन दिया कि एक पॉइंट चार्ज है बेटा, बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज था, याद करो, हाँ था, ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज था। ऐसे ही और भी क्वेश्चन थे, लेकिन मान लो मैंने क्वेश्चन, ये तो बच्चे सब लगा लेते हैं, हमें चार्ज दे दूँ आर दे दूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ क्वेश्चन में, कैसे करूँगा देखें आप ज़रा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अपॉइंट चार्ज, ठीक है, चार्ज of 10 to the minus 9 coulomb suppose is placed at origin, ठीक है, origin रख दिया बेटा मैंने। find electric field ठीक है बेटा, find electric field at लिख लो, चलो इसको लिख दो बेटा, ले लो पॉइंट, रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 3 और रूट 7 ले लूँ, नहीं रूट 2 ले लो उसको, चलो रूट 2, मैं केवल ऐसी ही वैल्यू बना रहा हूँ जिससे आपकी इजी कैलकुलेशन इजी हो जाए बेटा, ठीक है, मैं बोल ले रहा हूँ रूट 2 रूट 7 और कॉमा 7 + 2, ठीक है, ये 0, ठीक है, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, यानी इस पॉइंट चार्ज से अब ये स्पेस आ गया। जब स्पेस आ जाता है बेटा, स्पेस आ जाता है तो क्या करते हैं बेटा, स्पेस आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखें आप, तब आपको बेसिकली वेक्टर फॉर्म यूज़ करना बेस्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन होता है, वेट, तो क्या करना है, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को ये करना चाह रहा हूँ, देखता हूँ ज़रा क्या होता है बेटा, तो रूट 2 रूट 7 0, तो आपको केवल सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये तो 3D हो गया, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ई डायरेक्ट लगाएंगे आप, ई इज इक्वल टू वेक्टर, क्योंकि ये बिना वेक्टर सॉल्व नहीं होगा अब, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, मैंने पढ़ाया था ये आपको फॉर्मूला, बस सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि वेक्टर दे दिया है मैंने, क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर बना देंगे हम सीधा, एट द पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन से है ना, तो ओरिजिन से हम बेसिकली देखो ऐसे समझो उसको, x y और z, ठीक है बेटा, तो ये ओरिजिन तो ये था, ओरिजिन के पॉइंट 0 0 0 हो गए, और ये पॉइंट मेरे कहीं दिए हुए x y z, यानी कहीं यहाँ कहीं होंगे पॉइंट, रूट 2 रूट 7 और कॉमा 0, तो ये वेक्टर बन के आएगा मेरा ये वाला वेक्टर बेटा। तो मैं क्या करते हैं, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, रूट 2 - 0 रूट 7 - 0 0 - 0, यानी कि एक वेक्टर बन के आ जाएगा। तो इसे लिखूंगा सीधा 9, इसे लिखूंगा 9 इंटू 10 to the 9 इंटू क्यू, क्यू कितना दिया हुआ देखो, मैंने इसलिए दिया था कि ये कैंसिल हो जाए,
मैंने कुछ आपको इजी वैल्यू फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए, बट यू मस्ट नो अबाउट द प्रॉपर फॉर्मूलेज एंड आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ फार्मूला किस तरह से यूज़ करूँगा। वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं किसी क्वेश्चन में, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए आपको पैटर्न पढ़ना ज़रूरी है। अब आर क्यू की बात आती है, देखिए आर वेक्टर की बात करें बेटा, तो आर वेक्टर इसका बना लेंगे, ये जाएगा √2 आई कैप, इसे रफ कर दे रहा हूँ बेटा मैं, √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ही आएगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं लगना चाहिए बीच में, यहाँ पे ना डॉट आना चाहिए ना क्रॉस आना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर। और ये अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब क्या होता है बेटा, आर क्यूब निकाल लेते हैं, आर मॉड निकालें इसका तो अंडर रूट हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस √0 का स्क्वायर, ये 7 + 2 9 3 आ जाएगा। इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू ली जिससे आपको यहाँ पर आर की वैल्यू 3 मिल जाए, तो 3 का क्यूब, तो मेरा आंसर आ गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, है ना। तो आया कितना 9/27 इंटू √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप, ओके, 9 3 तो 1/3 रूट यहाँ लिख सकते हैं √2 आई, ये मेरा आंसर हो गया बेटा।